लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जो प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक है उसके संगठन के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न वाद दिए हैं। तो दो वाद हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगला जो वाद है वो है ट्यूनिका कॉर्पस वाद। ये जो वाद है वो श्मिट के द्वारा दिया गया था 1924 के अंदर। श्मिट के अनुसार जो प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक है कहते हैं कि दो परतों में विभेदित होता है। इसके अंदर दो परतें होती हैं और कहते हैं कि इन दोनों परतों का जो भविष्य है वो पहले से ही निर्धारित होता है, यानी कौन सी परत किसका निर्माण करेगी आगे चलकर ये पहले से ही निर्धारित होता है। अब इन दोनों परतों के नाम क्या हैं? तो एक परत कहलाती है ट्यूनिका और दूसरी परत कहलाती है कॉर्पस। तो इसको हम डायग्राम से देख सकते हैं। तो बाहर वाली जो परत है वो ट्यूनिका कहलाती है। अब ट्यूनिका के अंदर एंटीक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, यानी कि अपनत्व विभाजन होते हैं। तो डायग्राम में इन अपनत्व विभाजनों को या एंटीक्लाइनल डिविजन्स को ऐसे शो कर सकते हैं। कहता है कि जब एंटीक्लाइनल डिविजन्स या अपनत्व विभाजन होते हैं तो एक परत के अंदर कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, जबकि परतों की जो संख्या है वो उतनी ही रहती है। तो ये जो ट्यूनिका है वो आगे चलकर अधिचरम का निर्माण करती है, जो कि तने की सबसे बाहरी परत होती है। उसके बाद कहता है कि अंदर वाली जो परत है वो कॉर्पस कहलाती है। अब कॉर्पस के अंदर डिविजन्स इन ऑल प्लेन होते हैं, यानी सभी तलों में विभाजन होते हैं। और इस डिविजन्स इन ऑल प्लेन या सभी तलों में विभाजन को डायग्राम में इस तरह से शो कर सकते हैं। अब कहते हैं कि कॉर्पस जो है इसका भविष्य फिर निर्धारित है। कॉर्पस जो है वो आगे चलकर कहते हैं कि मोटाई के लिए उत्तरदायी होती है। तो तरुण अवस्था के अंदर जो तने की थोड़ी बहुत मोटाई होती है वो कहता है कि इस कॉर्पस भाग के कारण ही होती है। अब ये दोनों के दोनों जो परतें हैं ये लगभग सभी अनावर्त बीजी पौधों और लगभग सभी आवर्त बीजी पौधों में पाई जाती हैं। इसलिए इस वाद को सर्वमान्य वाद माना जाता है। इसका मतलब सभी देशों में इस वाद को स्वीकार किया जाता है। अब इसको थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक वैज्ञानिक है फोस्टर। फोस्टर ने अध्ययन किया था एक पौधे का जिसका नाम है जिंगो बायलोबा। अब ये जिंगो बायलोबा जो है इसका सामान्य नाम है मेडन हेयर ट्री। ये एक जीवित जीवाश्म है। अब ये जीवित जीवाश्म क्या होता है? तो ऐसा पादप समूह जिसमें सिर्फ एक ही पौधा बचा हो, उसके अलावा जितने भी अन्य सदस्य हैं वो सभी के सभी विलुप्त हो चुके हों, तो ऐसा जो जीवित पौधा है वो जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो जिंगो बायलोबा अपने समूह का एकमात्र जीवित पौधा है, इसलिए इसको जीवित जीवाश्म मानते हैं। अब ये जो जिंगो बायलोबा है ये एक अनावर्त बीजी पौधा है। ये बौद्ध धर्म का धार्मिक वृक्ष है। जिस तरह से हिंदू धर्म का धार्मिक वृक्ष पीपल है, उसी तरह से जिंगो बायलोबा जो है वो बौद्ध धर्म का धार्मिक वृक्ष है। ऐसा माना जाता है कि इस जिंगो बायलोबा वृक्ष के नीचे बैठकर जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए इसको बौद्ध धर्म का धार्मिक वृक्ष मानते हैं। अब फोस्टर ने क्या बताया? फोस्टर ने इस पौधे का अध्ययन किया और यह बताया कि जो कॉर्पस है वो कहता है कि आगे 5 क्षेत्रों में विभाजित होता है। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हैं 5, वो हम लोग देख लेते हैं। तो डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो सबसे बाहर वाला जो भाग है वो ट्यूनिका कहलाता है और फिर अंदर की तरफ सारे के सारे जो भाग हैं वो कॉर्पस के हैं। तो कॉर्पस के 5 भाग हैं जिसमें सेंट्रल क्षेत्र है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ इसमें ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ क्षेत्र है, उसके बाद परिधीय क्षेत्र है या पेरिफेरल जोन है, और फिर बिल्कुल बीच में आपको पित्त रिब जोन मिल जाएगा, और फिर नीचे की तरफ आपको मिलेगा प्रो मेरिस्टेम क्षेत्र या प्रोकैम्बियम क्षेत्र। तो ये 5 क्षेत्र हैं जो कि कॉर्पस के अंदर पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पांचों के पांचों जो क्षेत्र हैं वो लगभग सभी अनावर्त बीजी पौधों और लगभग सभी आवर्त बीजी पौधों के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए ये जो ट्यूनिका कॉर्पस वाद है ये सर्वमान्यवाद माना जाता है। इसके अलावा आपको एक पौधे का नाम और ध्यान में रखना है जिसका नाम है ज़ैंथोरोइया। अब ज़ैंथोरोइया एक बीजपत्री पौधा है। अब ये एक बीजपत्री होने के बावजूद भी वृक्ष बन जाता है। अब सामान्यतः क्या होता है, जो द्विबीजपत्री पौधे हैं या जो अनावर्त बीजी पौधे हैं केवल वही वृक्ष बनते हैं, एक बीजपत्री पौधे कभी भी वृक्ष नहीं बनते। लेकिन ज़ैंथोरोइया एक ऐसा पौधा है जो एक बीजपत्री होने के बावजूद भी वृक्ष बन गया। तो वृक्ष की तरह इस दिखाई देने के कारण इसको आर्बोरिसेंट प्लांट या आर्बोरिसेंट पौधा कहा जाता है। अब इस ज़ैंथोरोइया में
एक अतिरिक्त क्षेत्र पाया जाता है। कहता है कि ट्यूनिका और कॉर्पस इन दोनों के बीच में एक अतिरिक्त क्षेत्र होता है। उस अतिरिक्त क्षेत्र का नाम है ट्रांसवर्स जोन या अनुप्रस्थ क्षेत्र, ट्रांजिशनल जोन इसको बोलते हैं, या अंतर्विष्ट क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो ये ट्यूनिका है और सबसे अंदर की तरफ कॉर्पस है, तो कॉर्पस और ट्यूनिका के बीच में ये ट्रांजिशनल जोन या अंतर्विष्ट क्षेत्र है। तो ये है ट्यूनिका कॉर्पस वाद। उसके बाद हम अगले वाद की बात करेंगे। अगला वाद है मेंटल और कोर वाद। ये चाइना के दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था जिनके नाम है पोफाम और चैन। अब इनका कोई ज्यादा योगदान नहीं है संगठन के बारे में। इन्होंने केवल ट्यूनिका और कॉर्पस के नाम चेंज किए थे। इन्होंने ट्यूनिका को मेंटल कहा और कॉर्पस को कोर कहा। तो इस तरह से इन्होंने थ्योरी बना दी या वाद बना दिया जिसको बोलते हैं मेंटल और कोर वाद। उसके बाद अगला जो वाद है वो आता है हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी या हिस्टोजेनिक परतवाद। ये डरमन के द्वारा दिया गया था। तो इसका भी कोई खास योगदान नहीं है क्योंकि इसने जो हिस्टोजनवाद था उसको परिवर्तित किया, थोड़ा सा जो परतें थी उसके अंदर उनके नाम परिवर्तित कर दिए। जैसे डर्मेटोजन को इसने कहा परत फर्स्ट, पेरिब्लम को इसने कहा परत सेकंड और प्लूरोम को इसने कहा परत थर्ड। तो इस तरह से इन्होंने केवल नंबरिंग दी थी जो हिस्टोजन थ्योरी के अंदर या वाद के अंदर परतें थी उनको। तो इसलिए इसका भी कोई ज्यादा योगदान जो है वो नहीं माना जाता है। उसके बाद अगला जो वाद है वो आता है फ्रेंच स्कूल वाद या कॉन्सेप्ट। इसको मैरिस्टीम डी अटेंटे वाद या कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ये फ्रांस के दो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी जिसमें नाम आता है बोवट और दूसरा नाम आता है प्लांट फॉल का। अब इस वाद का जो विचार है या आइडिया है वो बोवट के द्वारा दिया गया था, लेकिन बाद में प्रयोगों के द्वारा इसको प्रदर्शित किया था किसने? प्लांट फॉल ने। इसलिए इस वाद को देने का जो श्रेय है वो हम प्लांट फॉल को ही देते हैं। अब इस वाद के आधार क्या हैं? तो इसके दो मुख्य आधार हैं। पहला है हिस्टोकेमिकल टेस्ट, जिसमें हम पादप उत्तक जो है उसको रसायनों के द्वारा अभिरंजित करते हैं और फिर उसकी सूक्ष्मदर्शी के नीचे उसका अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं कि जो केंद्रक है वो बड़े आकार का है या नहीं, और कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो गाढ़ा है या नहीं, सघन है या नहीं। और फिर हम ये निर्धारित करते हैं कि ये जो उत्तक है वो विभज्योतक है या नॉन विभज्योतक नहीं है। तो ये निर्धारित हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा जो आधार है इसका, वो है माइटोटिक इंडेक्स। इसमें हम क्या करते हैं? रेट ऑफ माइटोसिस को देखते हैं, यानी जो समसूत्री विभाजन है उसकी दर को देखते हैं। अगर दर ज्यादा है तो वो विभज्योतक होगा और दर कम है तो वो विभज्योतक नहीं होगा। तो ये दो मुख्य आधार हैं। अब इस वाद को हम देखते हैं आगे। वो कहता है कि जो कॉर्पस और ट्यूनिका है ये फिर कहता है कि आगे दो दो जोन्स या क्षेत्रों के अंदर विभाजित होते हैं। सबसे पहले कॉर्पस की बात करें तो बीच वाला भाग जो है वो कॉर्पस कहलाता है। कॉर्पस कहता है कि इसके दो क्षेत्र होते हैं। ऊपरी जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मेरिस्टीम रिसेप्टेकुलर और नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मेरिस्टीम मेडुलर। कहता है कि इसके ये जो दोनों जोन्स हैं या क्षेत्र हैं ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहने का मतलब इनमें हमेशा समसूत्री विभाजन चलता रहता है, जिससे जो वृद्धि है वो हमेशा चलती रहती है। उसके बाद कहता है कि जो ट्यूनिका है इसके अंदर भी कहता है कि दो क्षेत्र होते हैं। इन दोनों क्षेत्रों के नाम आपको पता होने चाहिए। ऊपरी जो क्षेत्र है वो कहलाता है एन्यू इनिशियल्स या इसका नाम है मेरिस्टीम स्पोरोजीन, और नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं डी अटेंटे जोन या क्षेत्र। तो अब ये जो ट्यूनिका के दोनों क्षेत्र हैं इनकी जो सक्रियता है कहता है कि वो परिवर्तित होती रहती है। कायिक अवस्था में जो सक्रियता है वो अलग तरह से रहेगी और जब पुष्पन अवस्था आएगी तो सक्रियता अलग तरह से रहेगी। अब कैसे रहती है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर कायिक अवस्था है तो जो एन्यू इनिशियल क्षेत्र है ये सक्रिय रहेगा। सक्रिय रहने का मतलब इसमें लगातार समसूत्री विभाजन चलते रहेंगे जिससे वृद्धि होती रहेगी। दूसरा जोन कहता है कि डी अटेंटे जोन जो है वो कायिक अवस्था के अंदर निष्क्रिय रहता है। इसका मतलब इसमें कोई भी समसूत्री विभाजन या कोई भी विभाजन जो है वो नहीं चल रहा होता। उसके बाद कहता है कि जब पुष्पन अवस्था आती है तो कहता है कि इनकी जो सक्रियता है वो परिवर्तित हो जाती है। अब परिवर्तित कैसे हो जाती है? अब कहता है कि जो एन्यू इनिशियल क्षेत्र है ये
निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब इसमें जो कोशिका विभाजन हो रहे होते हैं वो रुक जाते हैं। और डी अटेंटे जोन जो है ये कहता है कि सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने का मतलब इसमें कोशिका विभाजन जो है वो शुरू हो जाते हैं, और ऐसा होने से ही पुष्पन अवस्था में जो पुष्पीय कलिकाएं बनती हैं उनका निर्माण होता है।